Hello my dear student, today I am going to solve unsolved papers intermediate HM और ये ईयर जो है ये है 2019 इंटरमीडिएट फिजिक्स पेपर 2019 और सेट 7 है। टाइम 3 hours 15 minute लिखा है और सेट का नंबर ये लिखा है 346 FJ। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। आज हम हो सकता है पूरा कंप्लीट जितना हो पाएगा उतना हम आज करा देते हैं आप लोगों को। देखो सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हमारा पहला सवाल लिखा है कि इफ़ E and H represent electric field and magnetic field intensity respectively, then E upon H has unit of। अब बात करते हैं, इसमें ऑलरेडी मार्क्ड है कि भैया ओम आएगा। बात कर लेते हैं कि कैसे ओम आएगा। चलो चेक कर लेते हैं ओम आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी सवाल के बारे में। 1 का ए है ये। ई की यूनिट की अगर बात करें तो वो पर मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। अगर एच की बात करें जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि सर ओम कैसे है, तो हमने कहा आई बराबर बेटा V/R होता है, सॉरी R बराबर V अपॉन आई होता है ना। अब V क्या है, वोल्टेज, और I क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर और ये R के टर्म में आया। R का यूनिट तो ओम ही होता है, सो दैट्स वाई वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम लिख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दूसरा कि अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर द फॉलोइंग फील्ड एग्जिस्ट। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग स्पेस में केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर करंट कैरिंग है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड ऑन। कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड अपॉन। अब देखो बेटा हम लोग बात कर लेते हैं एक सिंपल सा फंडा का। मान लो कि ये एक डाइपोल है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पर कोई चार्ज है क्यू नॉट। तो इस डाइपोल के वजह से इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा। तो हम अगर इस डाइपोल के लिए जब इस पॉइंट पर यानी इस जहाँ पे ये प्लेस्ड है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो आर क्यूब के टर्म में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 1 अपॉन आर क्यूब, यानी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब कह सकते हैं। इस फॉर्म में रिजल्ट हमारा निकल के आता है। ठीक है, और जब इस फॉर्म में हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है यानी पूरा मैं लिख दूँ आप लोगों को, तो ये आता है कि K 2P अपॉन आर क्यूब मेन रिड्यूस्ड फार्मूला है ये। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इतना आया, चार्ज कितना है क्यू नॉट, तो फोर्स कितना लगेगा क्यू नॉट इंटू ई। तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट और E की वैल्यू K 2P अपॉन आर क्यूब। तो अगर देखा जाए तो ये फोर्स आर के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा है कि द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना होगा, कि द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो सबको पता होगा, थ्योरी का पोर्शन है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो डी का हमारा पहला हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है एक सवाल कि द क्रिटिकल एंगल इन अ डेंसर मीडियम इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो देखो बेटा थीटा सी लिखा है जगह tan इनवर्स के टर्म में लिखा है। तो हमने लिखा अगर थीटा सी इज इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स के फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इज इक्वल टू 3/4, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो इस परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, तो यहाँ से अगर ये हाइपोटेन्यूस निकाला जाए तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर साइन थीटा सी निकाला जाए तो साइन थीटा सी की वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूस है हमारा 5। अब सबको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन सी के बराबर। साइन सी ही हमारा थीटा सी है, तो यानी कि 1 अपॉन 3/5, ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो n की वैल्यू क्या मिला 5/3, तो n की वैल्यू हमारा 5/3 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लिखा है इन अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर
in a common emitter transistor amplifier if power amplification is AP, पावर एम्पलीफिकेशन है, ठीक है, एंड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इज AV, देन करंट एम्पलीफिकेशन इज क्या होगा। सबको पता है कि जनरल फार्मूला, देखो ये सब जो फार्मूले होते हैं ना बड़े आसान से होते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। सिंपली पावर का मतलब कि यहाँ पे पावर एम्पलीफिकेशन दिया है तो ये वैल्यू आ गया AP, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन दिया है AV, तो बचा क्या, करंट एम्पलीफिकेशन। करंट एम्पलीफिकेशन को भैया लिख ली मल्टीप्लाइड बाई करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है, AI। अब AI की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, AP अपॉन AV, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेक्शन ए हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में लिखा है फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर EA कॉस थीटा, EA कॉस थीटा। ये तो डायमेंशनलेस यानी यूनिटलेस है। ई की वैल्यू होती है न्यूटन पर कूलम और ए एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो हम फाई ई की यूनिट को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। बात करते हैं स्टेट किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ में क्या बताया गया कि किसी भी एक जंक्शन पर, ये मान लिया I1 है, ये मान लिया I2 है और ये हमारा I3 है, तो किसी भी एक जंक्शन पे जितने भी करंट हैं उन सभी करंट का एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैसे जीरो किया जाता है ये समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि जो करंट आता है उनको पॉजिटिव लिखते हैं, जो करंट जंक्शन से जाता है उसको नेगेटिव लिखते हैं। दैट इज़ I1 और I2 करंट जंक्शन पे आ रहा है और I3 करंट जंक्शन से जा रहा है, तो ये हमारा माइनस में होगा। तो आ गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू द लिविंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे। तो ये हमारा किरचॉफ का करंट लॉ है और ये बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पे। किस पे, चार्ज, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। और इसमें यही होता है कि एट एनी जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस इन LCR AC सर्किट। अब देखो केवल LCR AC सर्किट लिखा है, इसमें सीरीज और पैरेलल नहीं लिखा है, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। ये LCR सीरीज सर्किट ही है, LCR AC सीरीज सर्किट है और इम्पीडेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो इम्पीडेंस हमारा Z होता है। देखो इम्पीडेंस हमारा क्या होता है LCR सीरीज सर्किट के लिए, Z होता है। LCR सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फार्मूला लिखना है। तो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है √अंडर XL डिफरेंस या माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, ये केवल आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, दूसरे का C, ये दूसरे का C है। इसके बाद हम दूसरे के D की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे के D में हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है ये देखते हैं कि नेम द एक्सपेरिमेंट विच वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग लो एनर्जी। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। तो बहुत आसान था, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब दूसरे के D के बाद दूसरे के E पे चलते हैं कि क्या लिखा गया है। इफ़ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ फ्रिंज इज बीटा, देन व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ व्हेन द होल एक्सपेरिमेंट इज प्लेस्ड इन वाटर। ओके, तो देखो बेटा, फ्रिंज विड्थ की अगर फार्मूला की बात करें तो बीटा बराबर क्या होता है, फ्रिंज विड्थ को बीटा और W दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं D लैम्डा अपॉन D। अब हम आगे बात करते हैं, ये मान लिया किसके लिए है, एयर के लिए। तो अगर हम होल एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, एयर के बजाय किसी वाटर में डाल देते हैं, तो वाटर में डाल देंगे तो वेवलेंथ हमारा डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो बीटा भी यानी कि फ्रिंज विड्थ हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पर फार्मूला होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली N और म्यू से, N और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर लैम्डा, जब ये होल एक्सपेरिमेंट एयर वाटर में प्लेस कर दिया जाएगा तो हमारा ये वाटर वाले केस में जो बीटा आ जाएगा वो आ जाएगा D लैम्डा वाटर अपॉन D, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कम और ज़्यादा होगा नहीं। अब ये वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा लेमडा एम बराबर लेमडा ए अपॉन एन हो जाएगा। तो डी, और इसके जगह हमने लेमडा एम के जगह देखो रखने जा रहे हैं, तो लेमडा ए अपॉन एन डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो बीटा डब्ल्यू बराबर डी लेमडा ए अपॉन एन डी। तो इस फार्म, और ये वैल्यू किसकी है, ये बीटा वाटर, और ये आ गया बीटा एयर डिवाइडेड बाई एन। तो ये हमें रिजल्ट मिला। यानी कि साफ साफ ये रिजल्ट डिफाइन करता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा उतने टाइम्स हमारी फ्रिंज विड्थ जो है कम हो जाएगी। ठीक, उतने गुना फ्रिंज विड्थ हमारा कम हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। तो ये हमारा कौन सा सवाल था, दूसरे का ई था। नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि द हाइट ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 72 मीटर, तो फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन बाय द एंटीना। अब देखो, वैसे तो ये जो यहाँ फार्मूला ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, D=√2RH। वैसे तो ये सारा शायद इस बार हटा दिया गया है आप लोगों के सिलेबस से, लेकिन फिर भी आप ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारे पास एंटीना की हाइट दे रखा है 72 मीटर, तो H की जगह आप 72 रख दो। रेडियस 6400 किलोमीटर दे रखा है, रेडियस की जगह ये रख दो। तो ये जो डायामीटर है एक तरीके का, वो आपको निकल के आ जाता है कि कितने एरिया को कवर करेगा वो एंटीना, ठीक है, नेटवर्क सप्लाई के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन बी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपके सामने लिखा है कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स F बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज एट कांस्टेंट पोटेंशियल व्हेन प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस r। फाइंड द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द स्फीयर व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस r इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। चलो, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है हमारे सामने। इन्होंने कहा कि दो स्फीयर हैं और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं। मान लिया स्फीयर A है, स्फीयर B है, और दोनों का पोटेंशियल सेम है। VA और VB को सेम कर देते हैं हम कि पोटेंशियल VA = VB। तो मान लिया कि इसका रेडियस आइडेंटिकल है, क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ देखो कि टू आइडेंटिकल स्फीयर है, चार्ज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। आइडेंटिकल है मतलब दोनों स्फीयर का जो रेडियस है वो बराबर है। इसकी रेडियस को हम R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस को भी हम R1 मान लेते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे तो इसके सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल आएगा, यानी इसका जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो आएगा K QA अपॉन R1। इसका भी आ जाएगा K QB अपॉन R1, क्योंकि रेडियस आइडेंटिकल है तो रेडियस R1 ही रहेगा। तो K R1 कैंसिल, यानी कि QA = QB, यानी दोनों का जो चार्ज निकल के आया वो बराबर है। और ये अभी किस में प्लेस्ड हैं, ये एयर में है। तो अब इनके बीच अगर हम फोर्स निकाल लें तो आ जाएगा K Q1 Q2, क्योंकि दोनों की चार्ज बराबर है तो इसको हम Q एज्यूम कर सकते हैं। तो आ जाएगा Q × Q, यानी कि QA² अपॉन R²। ये आ गया। अब चार्ज जब हमारा निकल ही आया है तो जब इस एक्सपेरिमेंट को, यानी इस स्फीयर को अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर के जगह अब हम मीडियम लगा देंगे। तो जब मीडियम लगा देंगे तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमारा फोर्स के टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो मीडियम वाला जो फोर्स हो जाएगा वो एयर अपॉन K के इतना बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल है, खाली आपको उलझा दिया है स्टेटमेंट में, बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई इशू आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा फोर्स होगा वो एयर वाले फोर्स के से कम हो जाएगा। कितने टाइम, तो K गुना कम हो जाएगा। ठीक है, जो K है K से डिवाइड कर देंगे एयर वाले फोर्स को, आपको मिल जाएगा रिजल्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का B। तो तीसरे के B पे चलते हैं। तो तीसरे के B में हमारे सामने लिखा है कि पावर ऑफ अ लेंस, पावर दे रखा है -5 डायोप्टर। तो भाई फोकस तो हम निकाल ही सकते हैं ना कि 100 अपॉन पावर, यानी कि 100 अपॉन 5 अगर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 20, यानी फोकस हमारा आ गया -20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बोला है कि शो द पोजीशन ऑफ इमेज बाय द एंड नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ फोकस ऑफ द लेंस बाय रे डायग्राम। तो ये तो बहुत आसान है भाई कि हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना है कि शो द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस बाय रे डायग्राम। कि ये लेंस पहले कौन सा है, तो ये हमको लेंस तो मिल ही गया, कॉनकेव लेंस है। ये लेंस कौन सा है भाई, तो कॉनकेव लेंस है। तो ये हमारा लेंस है कॉनकेव लेंस। अब इस कॉनकेव लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है। जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो भाई फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, रखा रहने दो। एक रे को हम इधर ले जाएंगे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आप लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आप इस तरीके से ले जाओ। तो ये डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है। किस नेचर का है,
डाइवर्जिंग नेचर का है तो ये रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो रे इमेज तो हमारी यहाँ बनेगी, ठीक है। और ये इमेज जो बनेगी ये कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें कॉन्केव लेंस के लिए वो रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जिसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस के लिए हमें रे डायग्राम ये ड्रॉ कर देना है, सिंपल सा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो हाई स्कूल लेवल का है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सी क्वेश्चन पे आते हैं। सी क्वेश्चन तीसरे का सी, चलो तीसरे के सी क्वेश्चन में हमारे सामने दिया है, आप देख पा रहे हो कि इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द फॉलोइंग करंट इन द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। अच्छा, ये पूरा सर्किट है और इसमें हमको निकालना, देखो पहले देख लेते हैं। इसका बड़ा डंडा इधर है, इधर से करंट स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, इसका छोटा इधर है, बड़ा इधर है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये सीरीज में है। तो टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात कर लें तो कितना आ जाएगा भाई, सबसे पहले तो करंट निकालना है हमको। तो करंट बराबर आ जाएगा वोल्टेज अपॉन आर, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ही है, ये दोनों सीरीज में है। ये करंट, इसका करंट इधर आ रहा है और इसका करंट इधर जा रहा है। देखो ये वाला करंट इसको सपोर्ट करेगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी वोल्टेज में है। तो 10 + 12 यानी कि 22, और 6 + 18 सीरीज में ही है, 6 + 12 तो 18 आ गया, डिवाइड कर दो तो 11/9 एम्पियर। तो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर आ गया कि इतना एम्पियर आ गया। अब बोला है कि ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो भाई देखो ए हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस बड़े पे है तो आंसर यानी इसका माइनस में आ जाएगा, यानी आंसर इसका माइनस में आ जाएगा। तो देखो भाई निकालते हैं ए से बी के पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी बी बराबर 12 वोल्ट माइनस आई इंटू आर, आर हमारा यहाँ 12 लेंगे तो 12 माइनस आई की वैल्यू आ गया 11/9 और 12, ये 12 तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 108, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 132, और टोटल आ गया 9। घटा लिया जाए, 12 में से हट गया 4, 2/9, वो भी माइनस में, तो 3 से कटेगा, 3 8 जा 3 3 जा, -8/3 वोल्ट, -8/3 वोल्ट। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि डिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट y ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द लॉजिक गेट। तो ये हमारे लॉजिक गेट के नाम पूछा है। तो ये सबको पता है कि ये एंड गेट है, ये और गेट है। तो एंड और और गेट के लिए आपको नाम लिख दिया, इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। ये सबको पता होता है कि बुलियन एक्सप्रेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो थ्योरी का पोर्शन है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। तो इस तरीके से चलो आज हमने आप लोगों को सेक्शन ए, बी और सी कर दिया। डी क्वेश्चन, डी सेक्शन और ई सेक्शन बचा है। डी और ई सेक्शन पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चे देखते नहीं हैं ज़्यादा बड़े वीडियो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में के साथ, और इसी का कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में, यारों में वीडियो शेयर करो, बताओ, और कोशिश करो समझने की। अगर ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।